नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कई बार हमने आरबीआई के बारे में कहा है कि जिस तरह से आपके लिए एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस, एचडीएफसी यानी कि आम जन के लिए बैंक, कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट कमर्शियल, सरकारी कमर्शियल बैंक्स हैं, वैसे ही सरकार के लिए बैंक आरबीआई होता है। हालांकि बैंकों की बैंक भी आरबीआई होता है और सरकार इसका इस्तेमाल वैसे ही करती है जैसे आप और हम करते हैं। आप और हम मतलब हम बैंक से क्या करते हैं? मुख्यतः बैंकिंग में दो ही काम है, या तो आप पैसा जमा कराते हैं या पैसा उधार मांगते हैं। बस ये जमा कराना और उधार मांगना, इसी बीच में जो ब्याज का अंतर है, ये बैंक की कमाई है और यही हमारा बैंक से सही मायने में वास्ता है। एक आम व्यक्ति के लिए उपभोक्ता के रूप में बैंकिंग में बैंक में पैसे जमा कराना, उस पर प्राप्त ब्याज लेना, वहीं दूसरी तरफ जो बैंक के पास धन चला गया वो उसे उच्च दर पर, यानी कि जितना वो आपको इंटरेस्ट दे रही है उससे ज्यादा दर पर किसी दूसरे को उधार देती है, आगे उस पैसे को घुमाती है और उस ब्याज के अंतर से बैंक चल पाती है। यही बैंकिंग है। और यही काम जब आरबीआई सरकार के साथ करने लगे तो इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। तो आज के सत्र में चर्चा करेंगे आरबीआई के द्वारा किस तरह से सरकार के साथ खरीद और बेचान करके 40,000 करोड़ रुपए इधर से उधर घुमा दिए गए। और ये घुमाने की प्रक्रिया सरकार पूरी इज्जत से करती है, इसीलिए इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। इसमें हेडलाइन बनती है कि सरकार 20,000 करोड़ खरीदेगी, 20,000 28,000 करोड़ उधार मांगेगी। इनका पूरा गणित आपके सामने आज के सेशन में समझाएंगे, क्योंकि हेडलाइन है कि आरबीआई टू बाई बैक 20,000 करोड़ बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई जुलाई 28, जो कि निकल चुकी है, जिसमें 12,604 करोड़ रुपए के बॉन्ड बाईबैक सरकार ने कर लिए हैं। बाय द वे, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? आप ऐसे समझिए कि आपको मैं ये कहूं कि भैया मुझे पैसे की जरूरत है, आप मुझे इतना धन उधार दे दीजिए। आप मुझे धन उधार देने से पहले कुछ कोलेटरल मांगेंगे या फिर आप मेरी वैल्यू लगाएंगे कि इस आदमी को क्या इतना धन उधार दिया जा सकता है। आप जो भी मेरी वर्थ कैलकुलेट करेंगे उस आधार पर कि क्या इसकी रीपेमेंट कैपेसिटी है। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दीजिए। आप कहेंगे 1 लाख उधार लेके भागेगा नहीं है आदमी, 1 लाख लौटा देगा, चलो ले जाओ, कितने दिन में लौटा दोगे, क्या कर दोगे। आपने मेरी एक इमेज एनालिसिस मन में की हुई है। लेकिन मैं वहीं आपसे ये कहूं कि सुनो यार, मुझे 10,000 करोड़ रुपए दे दो। आप कहोगे क्या भैया, नंबर कहीं पढ़ के आ गए हो क्या? कहां से लोगे और क्या दोगे, मतलब कैसे चुकाओगे, ये बताओ, हमें समझ नहीं आ रहा है, लोगे कैसे? ये सवाल समझ में आया? तो भारत सरकार जब पैसे उधार मांगती है, तो आप, भारत सरकार अगर पैसे उधार मांग रही है, तो आपके दिमाग में सरकार की भी तो एक वैल्यू होगी। आप कहेंगे अच्छा, सरकार भी उधार मांगती है क्या? वो खुद से नोट नहीं छाप लेगी? नहीं छापती साहब। उसने इसके लिए एक अलग सिस्टम बनाया हुआ है जिसका नाम आरबीआई है। और उस आरबीआई को यह ताकत दी हुई है कि देखो, हम आपसे उधार मांगने आएंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी प्रशंसा में लीजिए साहब नोट छापते हैं, आज दिन भर लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, पैसा छाप के दे देंगे। नहीं नहीं नहीं। आरबीआई को इंडिपेंडेंट रूप से यह काम दिया हुआ है कि वो चेक कर ले, सरकार की वित्तीय स्थिति देख ले, समझ ले, और लगता है कि हाँ, सरकार को उधार दिया जा सकता है, कितने ब्याज पर दिया जा सकता है, ताकि फाइनेंस देश का ना गड़बड़ा जाए। हालांकि इस पर हमने कई सत्र पहले भी किए हैं कि रुपया डॉलर के बराबर क्यों नहीं होता, सरकार नोट क्यों नहीं छाप लेती। लेकिन आसान भाषा में केवल इतना समझिए कि बैंक में आरबीआई जो है ना, वो एक इंडिपेंडेंट बैंक की तरह काम करता है जब सरकार उधार मांगने आती है। लेकिन सरकार को उधार तो देना ही होता है। क्यों? अगर सरकार उधार नहीं चुका पाई तो देश तो फेल मार जाएगा। और सरकार को उधार की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भाई सरकार को इतनी सारी योजनाएं चलानी है। एक बार में पैसा ले लिया, अब ब्याज भुगतान करके चलते रहेंगे। जिस तरह से आप और हम जब उधार लेते हैं तो उसका कंसेप्ट यही तो होता है कि हमारा काम, एक बार में इकट्ठा धन हमें मिल गया, उसे लगाकर काम चलाते रहेंगे और ब्याज भुगतान करके हम अपना मूलधन और ब्याज के साथ साथ पैसा चुकाते रहेंगे। कुछ ऐसे ही भारत सरकार आरबीआई के साथ करती है, केवल ब्याज भुगतान के नाम पर करती है। आरबीआई के पास भारत सरकार आती है, कहती है कि सुनो हमें 20,000 करोड़ रुपए चाहिए, या सुनो हमें 28,000 करोड़ रुपए चाहिए। सर कब तक लौटाएंगे? कि देखो 28,000 करोड़ चाहिए, एक को हम 2047 तक लौटा देंगे और एक को 2076 तक लौटा देंगे। सर ये तो बहुत ज्यादा दिन नहीं हो जाएगा? मतलब एक 20 साल बाद, एक 30 साल बाद, एक 50 साल बाद, क्या है इतना दिन? बोले देखो, पैसा दो और पैसे पर हर साल हमसे ब्याज पाते रहो। सर मूलधन भी लौटाइएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, मूलधन नहीं लौटाएंगे, ब्याज देते रहेंगे आपको। जितना धन आपसे लेंगे उस पर आप परसेंटेज में बताइए कितना ब्याज चाहेंगे। आरबीआई ने कहा ठीक है, ब्याज दीजिएगा आप हर साल। बोले हाँ बिल्कुल देंगे। तो आरबीआई ने अपनी तरफ से रेट कोट कर दी कि सर हमको इतना परसेंट ब्याज आप दीजिए, हम आपको धन दे सकते हैं। अब देखिए, आरबीआई की असली कमाई कहां से आ रही है? उस ब्याज से।
आरबीआई के पास भी तो पैसा रखा हुआ है, कहां से आया पैसा? बैंकों के पास से। बैंक भी तो ऐसे ही जमा कराने आई थी, जैसे राम मोहन सुरेश वगैरह सब जाकर जमा कराए बैंक में, बैंक सामने वाले को उधार दी। तो ऐसे ही बैंकों ने अपना पैसा आरबीआई में दिया हुआ था कि सर हमको हमारा पैसा रख लो और हमें ब्याज दे दो। तो आरबीआई अपना पैसा सरकार को दे देती है कि लीजिए आप हमको ब्याज दीजिए। तो ये जो पूरा खेल है ना, ये पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। तो भारत सरकार आई आरबीआई के पास और मांगी 28,000 करोड़ रुपए। 28,000 करोड़, लगभग 7.5% के ब्याज पर। आपने पैसा उधार क्यों दिया, यानी आरबीआई ने क्यों दिया? अरे जब भारत सरकार मांग रही है तो कोई क्यों ना दे, इसलिए सुरक्षित माना गया उसे। ये उधार मांगने का जो तरीका होता है, सब सरकार मांगती है तो इसके दो तरीके सामान्यतया वो रखती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टाइप से। जब शॉर्ट टर्म के लिए मांगती है तो उसमें मेजरली आप ट्रेजरी बिल्स के नाम सुनते हैं। ट्रेजरी बिल्स जिनकी एक निश्चित अवधि है, 365 से कम दिन के ही होते हैं, 364 दिन तक के होते हैं। इस आधार पर धन जुटाया जाता है, सरकार पैसा मांगती है, लेकिन उस पर ब्याज नहीं देती। हाँ, 10,000 करोड़ का अगर ट्रेजरी बिल है एग्जाम्पल के रूप में, तो वो हो सकता है 9900 करोड़ रुपए का ट्रेजरी बिल बनाए और आपको भुगतान 10,000 करोड़ का कर दे। ब्याज की जगह वो ज्यादा भुगतान या कम दाम पर खरीद के भुगतान पूरा कर देती है। एनीवे, आप आज की चर्चा में गवर्नमेंट सिक्योरिटी की चर्चा कर रहे हैं। भारत सरकार 2000, मतलब अभी जानकारी जो निकल करके आई भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से, कि दो बड़े फैसले कि केंद्र सरकार 24 जुलाई को 28,000 करोड़ रुपए की सरकारी सिक्योरिटी खरीदेगी और 28 जुलाई को 20,000 करोड़ रुपए की पुरानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भुगतान करेगी। मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास जाएगी, उसके बदले 28,000 करोड़ सरकार लेगी। 28,000 करोड़ सरकार के पास आया। अब उस 28,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ रुपए वो पहले वाली किसी सिक्योरिटी के भुगतान में चुका देगी। मतलब कोई हो सकता है कि आज से, जैसे आज सरकार 28,000 करोड़ उधार मांग रही है, ऐसे हो सकता है उसने 20-25 साल पहले कभी और भी उधार मांगा हो। तो उधार जब मांगा होगा तो उसकी भी तो मैच्योरिटी डेट आ रही होगी। तो जिसकी मैच्योरिटी डेट आ रही है उसका भुगतान कर देंगे। तो आपने कहा सर ये तो हमारा वाला खेल हो गया, एक लोन लेके दूसरे लोन को चुका दिया। बिल्कुल, सरकार ने भी बिल्कुल वैसा ही करने का निर्णय लिया। इसीलिए हमने कहा सरकार ने पैसा घुमा दिया। पैसा घुमाया, 28,000 करोड़ रुपए उधार लिए, उसमें से 20,000 करोड़ रुपए चुकाने का प्रावधान कर लिया, लेकिन चुकाया भी 12,000 करोड़ ही, अभी 8,000 बचा है। तो ये 40,000 करोड़ का पूरा खेल सरकार ने किया है। तो कुल मिलाकर के बात गवर्नमेंट सिक्योरिटी की है और आपसे और मुझसे जुड़ी हुई इसलिए है क्योंकि जब आरबीआई अपना धन उठाकर सरकार को दे दी तो इतना तय है कि 7.5% ब्याज पर अगर सरकार को दे दिया गया है, तो ये मानकर चलिए कि आप और हम जब ब्याज मांगने जाएंगे या उधार मांगने जाएंगे तो हमें इससे ज्यादा ब्याज पर ही पैसा उधार मिलेगा। यानी कि आप उधार लेने, लोन लेने अगर गए तो आपकी रेट तय हो चुकी है। जब 7.5% भारत सरकार ही दे रही है तो कोई आपको उससे कम पर तो नहीं देगा, क्योंकि सरकार पर ट्रस्ट ज्यादा है, भारत की जनता पर बैंकों का ट्रस्ट कम है। क्योंकि सरकार तो पैसा लौटाएगी, गारंटी है, लेकिन आम जन अगर नहीं चुका पाया तो क्या गारंटी है। इसीलिए रिस्क एडजस्टमेंट करके आपसे थोड़ा ज्यादा ब्याज मांगा जाता है। ठीक है साहब, चलिए। तो इस ब्याज मांगने की कला को अगर समझ गए तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा और ज्ञान ले लेते हैं। ज्ञान इस बात का कि साहब गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो प्रकार से होती है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में प्रमुखता से ट्रेजरी बिल्स जो 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन के होते हैं, या कैश मैनेजमेंट बिल्स जो सामान्यतः 91 दिन के होते हैं। मैंने तरीका इनका आपको बता दिया। दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म्स, जिनमें डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की बात की जाती है। जैसे आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करी कि सरकार इस दिन तक पैसा भुगतान कर देगी, तब तक आपको हर साल ब्याज देती रहेगी। बिल्कुल वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी अपना स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी की तरह लोन मांगते हैं बैंकों से कि साहब हमें पैसा दे दो। ठीक है, अब बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी से हमारा क्या लेना देना। क्योंकि साहब आरबीआई ने यह सारा खेल किया है। आरबीआई करने की इस प्रक्रिया को क्या कहती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब आरबीआई से आप पूछते हो कि आरबीआई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आरबीआई कहती है मेरे पास जो रखा हुआ पैसा है उस पैसे का मैं क्या करूं, मुझे भी तो बैंकों को आगे जाकर ब्याज देना है। तो ब्याज देने के लिए मेरे पास भी कमाई का साधन होना चाहिए, और मेरे पास ग्राहक भारत सरकार बैठी हुई है। तो साहब भारत सरकार अगर अपनी ही बैंकों से उधार लेगी तो क्या उनके पास टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू जनरेट करने के बाकी साधन बंद हो गए? यदि यही पैसा आरबीआई सरकार को ना देकर आम जन को देती तो आरबीआई की मजबूरी होती कि वो कम ब्याज पर आम जन को पैसा दे। इसीलिए अर्थशास्त्र की भाषा में अगर बैंक में आरबीआई अगर भारत सरकार को पैसा दे रही होती है तो अर्थव्यवस्था के लिए इसे अच्छा नहीं माना जाता।
अर्थव्यवस्था के लिए विकासोन्मुखी नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि भारत सरकार को बैंक से लोन लेना पड़ा है। वो क्यों नहीं खुद से रेवेन्यू जनरेट कर ली? क्यों नहीं टैक्सेशन से, या फिर देश के रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं, महारत्ना कंपनीज हैं, या फिर देश के अंदर तमाम प्रकार की रिसर्चेज हैं, क्या कोई भी संसाधन आपके पास है, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, इनसे क्यों नहीं इतना पैसा डेवलप कर ली? लोन लेने की कहां जरूरत पड़ गई? अब अगर आप लोन ले लिए हो तो आरबीआई की प्राथमिकता है कि वो पहले आपको चुकाए, उसके बाद बाकियों की बात करें। चलिए, थोड़ा टेक्निकल हो गया, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सर, भारत सरकार तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीद बिक्री कर लेगी, और जैसे वो काम करता है वो हमें समझ में भी आ गया कि गवर्नमेंट को बॉन्ड था, गवर्नमेंट ने लिख कर दिया कि हाँ भाई, मैं इतने दिन को इतने पैसे आपको लौटा दूंगा। भारत सरकार के गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक वाले हों, इंश्योरेंस कंपनी हो, आरबीआई हो, इन सब के लिए प्रायोरिटी होती है कि सरकार को उधार दे दो कैसे करके। गवर्नमेंट को उधार देने का सबसे बड़ा कारण यही कि साहब, गवर्नमेंट को उधार दे दिया तो हमारा पैसा अटकेगा नहीं। इसीलिए भारत सरकार उधार भी बड़ा स्टाइल में मांगती है। बकायदा पैसे मांग रही है 28,000 करोड़, लेकिन उसका भी ऑक्शन रखती है। ऑक्शन में बकायदा कहती है कि बताओ भाई, कौन ज्यादा ब्याज पर हमें पैसे देगा, मतलब कौन हमें कम ब्याज पर पैसे देगा, हम उसका पैसा लेंगे। मतलब ये ऐसा उधार लेने वाला व्यक्ति है जो अपने हिसाब से तय करता है। तो सरकार ने दो ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन दिया 2041 में मैच्योरिटी होगी, इसके लिए सरकार चाहती है 17,000 करोड़ रुपए, ब्याज देंगे 7.43%। दूसरा था 2076 में मैच्योरिटी, जिसके लिए मांगे गए हैं 11,000 करोड़ रुपए। मतलब जैसे आप उधार मांगते हैं, ऐसे सरकार ने आरबीआई से उधार मांगा। सर, सरकार उधार मांगती है किस काम के लिए? बोले, बता दिया ना कि भाई वो आगे कुछ काम करेंगे या फिर पुराने लोन चुकाएंगे। भारत सरकार ने तो यही किया, 28,000 करोड़ रुपए उधार मांगे, 20,000 की चुकती करने की डेट जारी कर दी कि साहब हम इसमें से उधार ले रहे हैं और 20,000 करोड़ रुपए चुका देंगे 28 जुलाई के दिन। तो ये तय करने के लिए सरकार ने कुछ प्रावधान किए। तो हमने आपके सामने दोनों की बॉन्ड्स रेट बता दी और तय किया कि भाई इतना परसेंटेज ब्याज, 7.5% बहुत होता है। जैसे सरकार ये काम करती है ना कि भाई उधार लेना है, उधार लेकर के लोगों को ब्याज पे आगे पैसे चढ़ा, मतलब उधार लेना है और लोगों की फिर आगे काम चलाने हैं। आरबीआई को 7.5% इंटरेस्ट भी मिल रहा है। आरबीआई का तो कमाई हो गया, लेकिन आपका क्या हुआ? भारत सरकार तो लेके 6 से 8% के बीच में उधार मांग ली, लेकिन भारत सरकार की ही तर्ज पे देश के जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं ना, वो भी उधार मांगते हैं। उधार मांगने वो बैंक के पास भी जाते हैं और आम जन के पास भी आते हैं, आपके पास और हमारे पास भी आते हैं। और वो ये जानते हैं कि जब भारत सरकार ही 7.5% पर ली है, तो हमें उधार तो और महंगे दर पर मिलेगा। लेकिन इससे यह तय हो जाता है कि जब उधार मांगने वाला भारत सरकार है, तो सब उठा करके पैसे भारत सरकार को देने पहुंच गए कि सर ब्याज तो मिलेगा। ऐसे ही अगर कोई बड़ा कॉरपोरेट घराना है जो आकर कह रहा है कि मुझे उधार चाहिए, जैसे अभी बजाज फाइनेंस ने मतलब 21 जुलाई के दिन ही 3 साल का बॉन्ड जारी किया 207 दशमलव यानी 20 बिलियन रुपीस के लिए कि साहब हमें इतना पैसा रेज करना है। मतलब बजाज फाइनेंस है, पैसा चाहती है, पैसा चाहती है तो नाम बड़ा है, कॉर्पोरेट है, आपको अगर पैसा देना है दे दो इन्हें। ये क्या देंगे आपको बदले में? आपको दे रहे हैं 9 से 12% तक का ब्याज। आपको जमता है तो दे दीजिए, आपको ऑप्शन दे देंगे इतना परसेंट तक का हमको ब्याज, हम आपको ब्याज पे कर सकते हैं। तो जब सरकार मांगने आई तो आरबीआई दौड़े दौड़े गई। जब प्राइवेट कंपनीज मांगने आई तो प्राइवेट कंपनीज ज्यादा ब्याज देकर के आपसे सीधा पैसा मांगने आती हैं। जैसे अडानी ने, हमने आपको बताया, जनवरी 2026 के अंदर 1,000 करोड़ रुपए उठाए बाजार से, 45 मिनट में लोग देने पहुंच गए कि लो साहब पकड़ो पैसे, 1,000 करोड़ रुपए तुरंत। आप तो हमें बता दो कितना परसेंट ब्याज दोगे। मतलब यह है कि देश के अंदर जैसे सरकार उधार मांगती है बैंकों से, ऐसे ही कॉर्पोरेट्स भी लोगों से उधार मांगते हैं और उस धार के अंदर तय करते हैं कि इतना परसेंट हम आपको रिटर्न देंगे। ये जो प्रक्रिया है ना, ये भारतीय बाजार में बॉन्ड के आधार पर होती है। मतलब इस तरह से समझिए इस बात को कि अगर मुझे कोई ऐसा जगह निवेश का ऑप्शन मिले जहां से मुझे भी पैसा इसी तरह से ब्याज की गारंटी के साथ मिल जाए, तो आपके सामने मैं एक ऑप्शन शो कर रहा हूं, दैट इज स्टेबल मनी। इस जगह पर आप 12% तक पर एनम फिक्स रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक तरह से समझिए कि यहां पर स्टेबल बॉन्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा, मतलब आप इस तरह से काम ले सकते हैं। जो एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, स्टेबल बॉन्ड के साथ अब कोई भी सिर्फ 1,000 रुपए के बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स को शुरू कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर 9 से लेकर के 12% तक
9 से लेकर के 12% तक फिक्स रिटर्न आप कमा सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर कई तरह के यानी कि तरह तरह के बॉन्ड की फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन से यूपीआई या नेट बैंकिंग के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टेबल मनी ऐप पर स्टेबल बॉन्ड सेक्शन में आपको बॉन्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन क्लियर और ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाई जाती है, जैसे कि रिटर्न, पे आउट डेट्स, रीपेमेंट शेड्यूल। इसके अलावा आप अपने इन्वेस्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन स्टेबल बॉन्ड के डैशबोर्ड पर भी देख सकते हैं। कितना इन्वेस्ट किया, कब पे आउट मिलेगा, कब मैच्योरिटी है, ये सब कुछ क्लियरली विजिबल होता है। और अगर कभी भी आपको पैसे की अर्जेंटली जरूरत पड़ती है, देन मैच्योरिटी से पहले भी सेल का ऑप्शन होता है, वो भी आप विदाउट एनी एग्जिट फीस यूज कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आप इस फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के ट्रेडिशनल ऑप्शंस के साथ साथ एक ऐसा ऑप्शन भी ऐड करना चाहते हैं जिसमें फिक्स रिटर्न और रेगुलरली पे आउट स्ट्रक्चर हो, तो आप स्टेबल बॉन्ड पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी पता चली हो कि हमारे देश में अगर आपको बॉन्ड इन्वेस्टमेंट करना है तो उस लिंक मैंने इस पूरे एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। अब बात करते हैं आरबीआई से वापस आरबीआई को क्या धन वापस सरकार से मिलता है? बिल्कुल मिलता है। आरबीआई को जो कभी उसने पैसे दिए थे जिनकी मैच्योरिटी 2026 और 27 में आनी थी, आप सोचिए 2027 में 8.24% तक यानी कभी सरकार ने उधार मांगा होगा आरबीआई से 8.5 सवा 8% ब्याज पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2027 की मैच्योरिटी पर खड़ी थी। तो भारत सरकार इसको चुकाने पहले आ गई कि लो साहब पहले चुकाते हैं हम इसे। सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए वापस देने का प्रावधान किया, लेकिन हेडलाइन 12,000 करोड़ की बनकर आई, चर्चा बनकर आई कि सरकार ने जिन पर ज्यादा ब्याज जा रहा था उन्हें पहले चुका दिया, यानी कि ऐसा कहते हैं ना प्रीपेमेंट कर दिया। लो जी साहब आपका उधार हम पहले चुकता कर दे रहे हैं। तो भारत सरकार ने कुछ वैसा भी किया। कुल मिलाकर भारत सरकार उधार मांग रही है आरबीआई से, उधार को चुका रही है आरबीआई को। और इस पूरी प्रक्रिया में गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो कागज है जिसके दम पर पहले यह कहा गया था, आरबीआई ने भारत सरकार से कागज लिया लिखित गारंटी का कि सर ये कागज है, इस पर आप मुझे गारंटी दो कि इतना % ब्याज दोगे और जब मैं ये कागज आपको वापस लौटाऊंगा आप मुझे पैसा वापस दे दोगे। तो ये लेन देन का तरीका है। जैसे आप लोन लेने गए तो लोन के नाम पर आपने कोई कागज दिया होगा, जैसे कोलेटरल्स देते हैं कि घर के कागज हैं साहब, ये मेरी प्रॉपर्टी के कागज हैं, अब मेरे कागज वापस कर दो और ये पैसा आपका वापस ले लो। तो भारत सरकार भी ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ उधार फुधार करती रहती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये है कि सर सरकार ने अगर वापस बाईबैक कर ली गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो आरबीआई का जो पैसा था अब वो सरकार ने लौटा दिया, यही तो माना जाएगा? बिल्कुल लौटा दिया। लेकिन साहब मैं आपसे कह रहा हूं कि 28,000 करोड़ रुपए तो उधार ही लिए थे, लौटाए तो 12 हैं। अभी भी तो सरकार के पास उधार है। सरकार बॉन्ड केवल इसलिए खरीदती है ताकि उसकी सरकार की इमेज बनी रहे। मतलब उनके दिमाग में, लोगों के दिमाग में यह ना जाए कि सरकार ने उधार लिया था चुका नहीं पाई। बोले सर इससे हमें क्या लेना देना? आपको सिर्फ इतना लेना देना है कि आप इंटरेस्ट रेट पर नजर बना के रखिए। जब सरकार इतना % पर उधार ले रही है तो आम जन को बैंक उससे कम पर उधार नहीं देगी। इसीलिए आपने देखा होगा भारत के अंदर जो बुलेट ट्रेन परियोजना है वो हमने जापान से फाइनेंस करवाई जिसने 0.1% पर हमें उधार दिया। विकसित राष्ट्र जो होते हैं वहां पर सरकार को या फिर लोगों को भी बहुत कम ब्याज दरों पर पैसा मिलता है। जितने भी विकासशील राष्ट्र होते हैं समय के साथ में सबका ब्याज घटता चला जाता है। डेवलप्ड इकोनॉमीज में ब्याज की दरें घटती हैं। आज भारत 8% पर खड़ा है, आने वाले टाइम में ब्याज % और घटती हुई नीचे आएंगी। यही डेवलप्ड इकोनॉमी की पहचान बनाई जाती है। ठीक है साहब, इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? देखिए कोई भी इकोनॉमी अगर ग्रो हो रही है उसमें सरकार को बैंक से उधार नहीं लेना चाहिए, ये एडवाइजेबल है कि साहब आप बैंक से ले लेंगे तो बैंक आम जन को कैसे देगी, आम जन को कम ब्याज पर पैसा कैसे मिलेगा? एडवाइजेबल यही है। लेकिन सरकारें इस बात को अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करती हैं कि नहीं साहब हमने तो महंगाई कंट्रोल करनी थी इसलिए हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर दी। नजरिए हैं बैंकिंग देखने के। बाकी आप इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बात समझ में आई तो साथियों से भी साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities/securities debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer related documents carefully